मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मुसीबत में धैर्य रखते हुए उस परेशानी के बारे में कब, कहाँ, कैसे सोचकर उस समस्या का समाधान करना चाहिए और आगे बढ़ते जाना चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड टू लर्न बाय ज्योति पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं क्लासेस जो ले रही हूँ वो सारी की सारी क्लासेस मेरी एक एक दिन होती है। एक एक दिन मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में लेती हूँ। तो आज फिर से मेरी 5 क्लासेस होती हैं। 5 क्लास मैंने कंप्लीट कर ली और फिर से अगेन हमारी जो सब्जेक्ट आया है वो है हिंदी व्याकरण, और ये हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास है। इस क्लास में मैंने पहले आपको सभी को अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला पढ़ाया था। टॉपिक हमारा जो था वर्णमाला, और वर्णमाला में मैं आपको स्वर बता चुकी थी और व्यंजन मुझे पढ़ाने दें। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को व्यंजन पढ़ाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्यंजन से। व्यंजन व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था ये वर्ड लिखा हुआ है, एक्चुअली में वर्ण है जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो का है, का में हलंत लग जाता है, अगर उसमें प्लस करके जब हम आ लगाते तब जाके वो पूरा का बनता है। मैं ये ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, तो मैं ज़्यादा दोहराऊँगी नहीं। आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा दे सकते हैं इसे कंटिन्यू रखने के लिए। अब हम आज बात करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्श यानी स्पर्श का मतलब होता है किसी चीज़ को टच करना यानी छूना। जब इन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो हवा मुंह से निकलने से पहले मुंह के अंदर के भागों को स्पर्श करती हुई निकलती है। यानी जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय वो कहीं ना कहीं आपके मुंह के अंदर के पार्टों को, कहीं ना कहीं हिस्सों को, भागों को टच करती हुई बाहर निकले, तो हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कई बार जो कई ऐसे वर्ण होते हैं जो कंठ को स्पर्श करते हुए निकलेंगे, कई मूर्धा को स्पर्श करते हुए, दांत को, या आपके होठ को स्पर्श करते हुए मुख से बाहर निकलते हैं। फिर हम दोस्तों पढ़ते हैं अब इसी को आगे कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन हमारे आते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये हमारे जो वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। ये सारे के सारे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक सारणी बना रखी है जिसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सा आपका अघोष होता है, कौन सा सघोष होता है। अघोष और सघोष भी मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, लेकिन इसमें भी मैं बता दूंगी। लेकिन अभी आपको मैं बता देती हूँ कि का वर्ग में कौन कौन से, जैसे इसे हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए। अगर आपसे पूछे जाएं कि कितने लेटर्स होते, जैसे आपको याद रखना है एग्जाम के लिए कि अगर इनमें से कोई अक्षर आ जाए, जैसे कि जा आ जाए, और आपसे पूछा जाए ये किस मतलब ये 4 ऑप्शन दे दिए जाएं आपको, जा दे दिया जाए और दूसरे और एग्जाम्पल दे दिए जाएं, और उनसे पूछा जाए स्पर्श व्यंजन का उदाहरण बताइए, तो आप बता सकते हैं कि जा स्पर्श व्यंजन में आता है। दूसरी चीज़ है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग आते हैं, तो आप बता सकते हैं 5 वर्ग आते हैं, यानी 5 संख्या में 5 हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन का उदाहरण है, और अगर वहाँ पे दिया हुआ है क वर्ग, तो आप लिख सकते हैं हाँ, आंसर आपका क वर्ग हो जाएगा। या चा वर्ग दिया हुआ है तो आप चा वर्ग पे लगा सकते हैं, टा वर्ग दिया है तो टा पे लगा सकते हैं, त वर्ग है तो तापे, और पा वर्ग है तो पापे। इसके अलावा ऑप्शन में कोई दूसरा गलत आपके लिए दिया हुआ होगा। तो का वर्ग में हम अब कैसे याद करेंगे कि इनका उच्चारण स्थान कैसा है, तो हमें बस याद रखना है KTM डू। देखिए, मैंने क के आगे कंठ के आगे के लिखा है, तालु के आगे टी लिखा है, मूर्धा के आगे M लिखा है, दांत के आगे D लिखा है, होठ के आगे O लिखा है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए KTM डू। यानी आपसे पूछा जाए कि घा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप ऐसे पहले तो आप वर्ग याद रख लीजिए, कचट तप। का वर्ग में क ख ग घ अड़ा, यानी का से कंठ, का से हमारा था पहली लाइन में है कंठ, कंठ से KTM से के से कंठ होगा, तो यानी कि घा हमारा घा का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा घा है।
ऐसे ही आप सारे बता सकते हैं। आपको अगर KTM डू याद है तो आपको नंबर आप कचट तप याद रखिए, क च ट तप, और उसके आगे लिख दिए KTM डू। तो अगर आपसे अब कोई भी पूछा जाए, कोई भी वर्ण पूछा जाए कि छा का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको पता है छा टा वर्ग चा वर्ग में आता है, और चा यानी कि KT दूसरे नंबर पे, तो टी से तालु यानी तालु का है। तो इस तरह से आप पहचान कर उनको याद रख सकते हैं और आप अपना आंसर उत्तर सही कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने इसमें ऑलरेडी आपको बताया है कि जो आपके का वर्ग में जो आपका का है, ख है, ये आपके अघोष होते हैं, और ग घ अणा ये आपके होंगे सघोष। ठीक है, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करूंगी कि अघोष कौन से होते, सघोष कौन से होते दोबारा। इसके बाद अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। देखिए, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर अल्प प्राण, फिर चौथा महाप्राण, अल्प प्राण। आप चाहे एग्जाम में छोटी सी ये सारणी बनाकर रफ वर्क में बना ले, और वहाँ से भी आप डायरेक्टली कई सारे, अगर 3-4 क्वेश्चन आपके इसमें से हल हो जाएंगे आसानी से। बस आप इसे अपने दिमाग में रख लें और इसे बना लें। फिर अब हम बात करते हैं कि जो अघोष और सघोष क्या होते हैं। तो अब हम पढ़ते अघोष। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर इंद्रिय एक्चुअली स्वर यंत्रियाँ हैं, स्वर यंत्रियों के में कंपन होता है। जो हमारे यंत्र यानी कि हमारे इस गले में जो स्वर के जो पर्टिकुलरली पार्ट्स होते हैं, उनमें अगर कंपन पैदा होता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। और सघोष या घोष कहते हैं उन्हें जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रताओं में कंपन उत्पन्न नहीं होता, यानी जिनको बोलने में कोई कंपन उत्पन्न ना हो। अघोष आप ऐसे याद रखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न हो बोलते समय, और सघोष में जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन उत्पन्न ना हो, उन्हें हम सघोष या घोष कहते हैं। और याद रखिए, अघोष में यानी हर वर्ग का, जो मैंने आपको 5 वर्ग बताया है, क च ट त प, कचट तप जो बताए हैं, ये आपके क्या है, वर्ग है। तो इन वर्ग में आपने देखा था कि 5 वर्ण लिखे थे। तो जो उनका पहला वर्ण होगा, पहला वर्ण और दूसरा व्यंजन, दूसरा क्या होगा आपका, अघोष होता है। देखिए, मैंने आपको उसमें भी लिख के दिखाया है। ऐसे ही सघोष में आपका तीसरा और चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष होता है यानी घोष होता है। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, कम हवा निकले, हम उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है, अल्प प्राण होता है। महाप्राण, जिन प्राणों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले या हवा निकले, तो हम उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आपका क्या होता है, महाप्राण होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने पहला पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था पहला अभी पहला हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजन में, हम लोग पढ़ रहे थे स्पर्श व्यंजन। हमने पहला स्पर्श व्यंजन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हमने उसके बाद स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं ये सारे हमने पढ़ लिए। उसके बाद हमने पढ़ लिए थे कि इनके जो वर्ग कौन से होते हैं इनके, और इन्हें कैसे याद करना है, और इनका उच्चारण स्थान कौन सा है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब स्पर्श व्यंजन के बाद जो हमारा टर्न आया है, जो हम पढ़ेंगे, वो है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन यानी कि अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है, यानी हमारी जो वर्णमाला है उनमें हमारे स्वर और व्यंजनों के बीच जो स्वर हो जो बीच में अर्थात जो स्वर होता है, स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित होता है। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो व्यंजनों और स्वरों के बीच में होता है, या इन्हें सघोष या अल्प प्राण भी कहते हैं। और कहने का मतलब है इनमें सघोष और अल्प प्राण होते हैं। अगर हमें पहचान करनी, अगर आपको ये या रा ला वा दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि इनमें से ये सारे कौन से हैं, मतलब इन सघोष है या अघोष है, तो आप लगा सकते हो कि या रा ला वा क्या होते हैं, सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। यह अब देखिए, अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है, आप डायरेक्ट इसे बोलेंगे य र ल व,
यानी कि ये आपके क्या होते हैं, अर्ध स्वर भी होते हैं। या आपका अर्ध स्वर होगा, रा आपका लुंठित, यानी इसमें आपकी जो टंग होती है, जो जबान होती है वो मुड़ जाती है। लुंठ का मतलब होता है मुड़ना। ला आपका होता है पार्श्व, इसमें गोलाकार आपका, जैसे ला, ला बीच में मुड़ने के बाद साइड से हवा निकल जाती है। रा, रा में ऊपर की तरफ जाएगी और हवा के साथ निकलेगी। वा का उच्चारण स्थान दांत तथा आपका निचला होठ होता है, यानी अर्ध स्वर होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन में इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, अर्ध स्वर के अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, आपको या और वाह बना दिया और बाकी के आपको का खा दे दिया, ज झ दे दिया, जो भी और भी आपको ऑप्शन दे दिए। तो आपको पता है अर्ध स्वर कहाँ होते हैं, व्यंजनों में अर्ध स्वर होते हैं या और वाह, इनको हम अर्ध स्वर बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ सकता है लुंठित वर्ण कौन सा है, तो आप अगर वहाँ पे या रा ला वाह है तो आप रा को लगा सकते हैं। और पार्श्विक भी इंडिविजुअली आपका पूछा जा सकता है तो आप उससे ला लगाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं ऊष्म यानी कि संघर्षी। संघर्षी मतलब ऊष्म यानी कि गर्म वायु जैसा, ऊष्मा जैसा कुछ निकले। तो पहला हमारा था स्पर्श व्यंजन, दूसरा हमारा था अंतस्थ व्यंजन, और अब तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म से हमें पता चला गर्म, यानी कहीं की हीट की बात की जा रही है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से घर्षण या रगड़ होकर गर्म वायु अर्थात ऊष्मा पैदा हो, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। सभी अघोष एवं महाप्राण होते हैं। ये भी याद रखिएगा, अगर आपको स श श ह दी दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा इनमें से सघोष है और महाप्राण है, तो आप बता सकते हो। अघोष और महाप्राण है तो आप इन्हें बता सकते हो। जैसे शा को तालु से बोला जाता है, और तालु है, शा का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। शा का और सा का है मूर्धा, और सा का है दंत मूल, और हा को कंठ से बोला जाता है। ये इनके उच्चारण स्थान है, तो आप इनको याद रखिएगा कि जो श श स ह, ये आपकी क्या है, आपके ऊष्म व्यंजन है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ऊष्म व्यंजन क्या है, स श श। और इनको ही हम क्या बोलते हैं, अघोष एवं महाप्राण बोलते हैं। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये सघोष एवं अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, सघोष एवं अल्प प्राण होते हैं। और आपके ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ये आपके अघोष एवं महाप्राण होते हैं। तो हा को कंठ के भीतर से, लेकिन यह एक्चुअली यहाँ गलत टाइपिंग हो गई है, अघोष नहीं, ये होगा आपका सघोष, यानी आपका ये क्या होता है, सघोष होता है। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, सघोष और महाप्राण होते हैं। तो केवल तीनों यानी ऊष्म व्यंजन में शा शा सा जो होते हैं वो आपके अघोष होंगे एवं महाप्राण होंगे, लेकिन हाँ क्या है आपका सघोष होगा और महाप्राण होगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अभी आगे मैं आपको क्वेश्चंस आज लेकर आई हूँ, आपको बिल्कुल और जो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जब आप उन्हें करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छी चीज़ें पढ़ी हैं जो एग्जाम में ही आती है, ऐसे ही पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मुख्य बिंदु। ड ढ ढ उत्क्षिप्त कहलाते हैं। ये आपके जो व्यंजन हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में विकसित व्यंजन है। ये क्या है, हिंदी के जो है वो हिंदी के विकसित व्यंजन हैं और यह संस्कृत में नहीं होते। अब आपसे ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ऐसे व्यंजन जो संस्कृत में उपयुक्त नहीं होते या संस्कृत में नहीं आते, तो आप बता सकते हैं ड ढ, ऑप्शन दे देगा तो आप। और आपसे पूछा जा सकता है कि ड ढ क्या कहलाते हैं, तो आप लिख सकते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। और तीसरा क्वेश्चन भी हो सकता है कि हिंदी के विकसित व्यंजनों को बताइए। तो आपको अगर आपको पता है कि ड ढ होते तो आप तुरंत उसका आंसर टिक कर देंगे। ड जो ड अड़ा है, जो जिसे हम ना बोलते हैं, ना अणा, ये है मूर्धन्य और सघोष एवं अल्प प्राण होते हैं।
यानी ये सघोष एवं अल्पप्राण होंगे, और ढ जो होगा वो मूर्धन्य और सघोष एवं महाप्राण होंगे। दोनों ही सघोष और ऊपर आपका अना जो होगा वो आपका सघोष अल्पप्राण होगा, और ढा जो होगा वो आपका सघोष एवं महाप्राण होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे और एक और चीज़ समझ लेते हैं, नुक्ता। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाए नुक्ता क्या होता है, तो आप बता सकते हैं वह बिंदु होता है जो कि वर्ण के पैर के पास लगाया जाता है, जैसे अ, क, ज। तो जैसे हम लोग कैसे कह सकते हैं, ऐसे हमें जो डॉट होता है छोटा वाला जो पैरों के पास लगाया जाता है, उन्हें हम कहते हैं नुक्ता। ये ज़्यादातर जो नुक्ते वाले शब्द होते हैं वो फ़ारसी लैंग्वेज में बनी फ़ारसी भाषा में बोले जाते हैं, लेकिन कई बार हमारे जो शब्द, कई बार जो ऐसे शब्द होंगे जो फ़ारसी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे इनका इस्तेमाल ज़रूर होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अयोगवाह। अयोगवाह मुख्य बिंदु में ही अयोगवाह हमने पढ़ा था कि अनुस्वार यानी कि बिंदी देख लेंगे उनका कैसे लगाते हैं, और विसर्ग जो होते हैं वो यानी दो बिंदी जैसे प्रातः में लगाते हैं, और अनुस्वार यानी अंग की जो बिंदु होती है उसे हम कहते हैं। द्वितत्व व्यंजन वो होते हैं जो बार बार रिपीटेशन हो एक ही वर्ण का, जैसे देखिए ला, जैसे गुल्लक, ऐसे। तो ये सारे के साथ चम्मच, तो ये चम्मच में तो नहीं आ रहा है, बचपन में आ रहा है, जैसे बच्चा तो डबल चा आ रहा है, डबल या हो सकता है आदि। ये आपके द्वितत्व व्यंजन होते हैं। अमानक वर्ण भी देख सकते हैं किसे बोलते हैं, अगर ये एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, पूछा जाए इसे क्या बोलते हैं, तो आप लगा सकते हो ये अमानक वर्ण है। सभी जो वर्ग का पंचाम अक्षर होगा वो अनुनासिक होता है, हमें याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं चौथा। पहला हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया है, दूसरा हमने पढ़ लिया था दूसरा हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा हमारा ऊष्म संघर्षी यानी अंतस्थ व्यंजन पढ़ लिया, हमें समझ में आ गया। पहला हम पढ़ चुके हैं जो था हमारा स्पर्श व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन पढ़ा था। दूसरा स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा। तीसरा हमने कैसे अघोष और सघोष क्या होते, अल्प प्राण महाप्राण कौन से होते हैं। फिर हमने अंतस्थ व्यंजन को कंप्लीट किया कि अंतस्थ व्यंजन में हमारे या रा ला वा आते हैं, याद रखिएगा। ऊष्म या संघर्षी में हमारे श श श स ह। आप मुंह से हाथ लगा के देखेंगे तो मुंह से गर्म हवा निकलती है ऊष्म व्यंजन बोलते समय। मुख्य बिंदु पड़ा। फिर उसके बाद अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि ऐसे व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है मिलकर जुड़कर जो बनते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप बता सकते हैं का से जो हा तक होंगे वो वर्ण वो आपके होंगे स्पर्श व्यंजन होंगे, लेकिन आपके जो छ छ त्र छ त्र और ज्ञा और श्र जो होंगे वो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो कैसे बनते हैं, दो वर्णों के आपस में जुड़ने से बने संयुक्त व्यंजन को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का में हलंत लगा के शा बना दिया जाए तो हो जाएगा छ, ता में हलंत लगा के रा बना दिया जाए तो हो गए त्र शा। अब देखिए यहाँ पे इन शब्दों को बनाया गया है, दो किससे बनाया गया है वहाँ पे हम सबसे शुरुआत में एक बात कर रहे थे, कह रहे थे कि जो हमारे व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यानी का के साथ जब आ मिलेगा, का में जब हलंत लगा आ मिलेगा तब पूरा का बनेगा, लेकिन यहाँ पे आधा का लिया जाता है और एक आपका, दोनों ही इसमें आपके क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब जाके आपका एक क्या बनता है संयुक्त व्यंजन। छ त्र श्र और ज्ञा। आप देख सकते हैं ता और रा, ता हलंत वाला ता और रा से त्रा बनता है, हलंत वाला शा और रा से श्र बनता है, हलंत वाला जा और यहाँ से ज्ञा बनता है। इसके बाद अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चनों पे। तो दोस्तों हमने पिछली स्वर कंप्लीट किया, व्यंजन हमें अच्छे से समझ में आया। अब देखते हैं कि हमारे उस पढ़ाई से कितने क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में आते हैं। ये सब एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, चा वर्ग की ध्वनियाँ उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप बताएंगे तालव्य। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ क्या होती हैं, च छ ड ढ। तो आप बता सकते हैं इस तरह से। घा का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33। वो भी कब, कहाँ से कहाँ तक, का से हा तक, वो मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका
शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को कहते हैं हम लोग वर्णमाला। हिंदी भाषा भाषा की कुल कितने वर्ण नीतियाँ होती हैं? तो हम इसको कर सकते हैं आपके 52। कितने होते हैं टोटल वर्ण नीतियाँ? टोटल सबकी बात करिए तो 52 होंगे। दोस्तों मैंने इसमें टाइपिंग में आपके क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। जब भी हम क्वेश्चन लिखते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क होना ज़रूरी होता है। ये हिंदी की लैंग्वेज की तरफ से ये अशुद्ध तरीके से लिखा हुआ सेंटेंस है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 2, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसा मैंने आपको बताया था, स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, जबकि हमने बताया था क्योंकि 2 आम के आयोगवाह होते हैं। अ, ई, उ, औ में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? तो आप बता देंगे औ नहीं होता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है स्वर में तो। इसके बाद जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। हमारे जीवा, जहाँ पे हमारी टंग जो होती है, हमारी जीभ जो होती है, उसका इस्तेमाल होता है अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। स्वर याद करिए, स्वर में मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है। आप चाहे इसको अपनी स्वर वाली वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं और फिर इसके आंसर दे सकते हो। स्वर ध्वनियों के प्रकार है दीर्घ, प्लूत, हर्ष। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपका होना चाहिए था ध्वनि। ये आपका ना है ध्वनि, तो कि ध्वनि केवल मुख से निकलती है। और आंसर होगा इसका निर्नुनासिक स्वर, केवल मुख से इनकी निकलती है ध्वनि। अर्धविव्रत स्वर कौन से है? ए। मतलब आपके पास ऑप्शन, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, इस तरह से क्वेश्चन आपके सेम होंगे। ऑप्शन आपको 4 दिए होंगे, उनमें से आपको एक उत्तर देना होगा, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट आंसर दिया है। अब आप इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से आपके हेल्पफुल होते हैं। यहाँ सभी जगह क्वेश्चन मार्क होगा, कई जगह मैंने लगा दिया है, कई जगह नहीं लगाया है। तो दोस्तों इसको, ये आपका मिस्टेक है जो हिंदी में नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं, देखिए, सब पे क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, तो ये था आज हमारा। आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, आपने सारा पूरी स्लाइड में आपको समझ में आ गया कि ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये सारा का सारा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इसी के साथ मैं आप सभी का दोस्तों क्लास को एंड करते हुए बोलूँगी कि थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियो। और ऐसे ही मेरा साथ दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वंस अगेन।